हेलो एवरीवन। ये जो ट्यूटोरियल है थोड़ा डिफरेंट है। अभी बहुत टाइम से मैंने 11-12 की ट्यूटोरियल और जेई लेवल की ट्यूटोरियल बना रहा था, बट कुछ टीचर्स जो इस पर अपीयर हो रहे हैं पीजीटी में, पीजीटी डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए कुछ मेल्स आई थी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करिए। तो ये 2014 का जो मेरा पेपर हुआ था, मैंने ये 2012 और 14 में अपीयर किया था, जिनका एक ही एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। ये मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं इसी का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो टायर 1, हमारे टाइम में टायर 2 टीयर होते थे। टायर 1 जो मेन होता था और टायर 2 जो सब्जेक्ट बेस होता था, ये क्वालिफाइंग होता था। तो पहले 100 क्वेश्चन वैसे ही आते हैं जैसे आपको आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 इंग्लिश और 20 जनरल रीजनिंग, 20 मैथ्स, इस तरह से, और 20 जनरल नॉलेज वाले। और फिर उसके बाद 100 मार्क्स का ही सब्जेक्ट हुआ था। तो उसको मैं फटाफट डिस्कस करूँगा। तो ये पेपर बहुत आसान था मेरे, क्योंकि जनरली क्या था कि मैंने जब अपने टाइम में, मैं ऑलरेडी टीचिंग में था तब भी, पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था, तो मेरे को थोड़ा सा आसान लगा पेपर, क्योंकि मैं कनेक्टेड था बच्चों से, जेई की तैयारी कराता था, कम्प्लीट लेवल की तैयारी कराता था। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पेपर आसान लगा और मेरा पेपर अच्छा भी हुआ था। और उसी वजह से भगवान की दुआ से आई गॉट फर्स्ट रैंक इन 2012 एंड 14। एक ही पेपर था, तो मैंने 2012 को सेलेक्ट किया सिलेक्शन के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा अगर ऐसा होता है तो, बट इस बार तो सिंपल 1 टाइम एग्ज़ाम है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं। 101 फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। यहाँ कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम नंबर है, और हमें पता है प्राइम नंबर जो होते हैं उनके तो फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होते हैं। और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसका मतलब इनमें से एक टर्म 1 होनी चाहिए। अब ए और बी तो पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस तो 1 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है ए और बी का जो डिफरेंस है 1 होगा, तभी वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम नंबर है। यानी यहाँ प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पूछ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो कहेंगे ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था रिमाइंडर बताइए। अब आप ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ 0 फैक्टोरियल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, 1 आता है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल हमारा 6 होता है, और इसके बाद जो 4 फैक्टोरियल आता है, आप उसमें नोट करोगे 4 फैक्टोरियल 24 होता है। तो इसका मतलब है 4 फैक्टोरियल में से मैं 4 × 3 निकाल सकता हूँ। ये 12 बेसिकली कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये 24 होता है। और इसके बाद जो भी नंबर होंगे, जितने भी फैक्टोरियल होंगे, इनमें 12 कॉमन आएगा। इसका मतलब है ये सारे नंबर 12 से डिविजिबल है। तो हमारे पास जो ये नंबर रहेगा ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 6 और 2 8, 9 और 10, तो हमारा रिमाइंडर 10 होगा अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, राइट। अगर वो कहता है कि ये नंबर अगर 12 से ज़्यादा होता तो फिर हम इसको भी 12 का मल्टीपल बना लेते। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये जो 100 क्वेश्चंस हैं ये आपको लेस देन 1 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। थोड़ी स्पीड की पे भी ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि 3x - 4 mod 5 है। इसका मतलब है कि 3x को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 4 रिमाइंडर आता है। इसका मतलब ये 4 रिमाइंडर है। तो हालांकि इसको हम इक्वेशन को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि 3x = 5m + 4 है, बट जब ऑप्शन दी हो तो जनरली हम पुट करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने ना क्या किया, यहाँ पे 3 पुट कर दिया। 9 पुट करने पे 3 को जैसे x की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ के 9 5 से डिवीजन 1 पे 4 देता है रिमाइंडर, यानी यही ऑप्शन ठीक है। अगर मैं 1 पुट करता है x की जगह तो 3 आता है। 3 5 से डिवाइड होता नहीं, इसलिए रिमाइंडर 3 रहेगा। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 3 2 तो 6 हो जाएगा। 6 को 5 पर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। और अगर मैं x को 5 पुट करता हूँ तो 15 तो डायरेक्टली डिविजल होता है, यानी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे पुट करके भी हम देख सकते हैं। 104 क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, लास्ट डिजिट पूछिए। अब हमें पता है 6 को जो हम कोई भी पावर करें उसकी लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 6 ही आती है। 6 36 216 इस तरह से, तो यूनिट डिजिट 6 ही आती है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 ही हो जाएगी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, राइट। अब चलते हैं 105। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट, इसका डोमेन पूछा था। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म पॉजिटिव होने चाहिए, यानी x² - 3x + 2 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मैं फैक्टर बनाता हूँ, x - 1 x - 2 ये फैक्टर बन गए। अब इसको वेविकर से डिवाइड सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा 2, ये इन्फिनिटी, ये -∞। यहाँ पे वेविकर मेथड में हमेशा प्लस साइन देते हैं, फिर साइन चेंज कर देते हैं। अब हमें देखना हमारा साइन ग्रेटर देन 0 कब है। तो हमारा ग्रेटर देन साइन 0 इधर है और इधर है, यानी हमारा डोमेन हो जाएगा -∞ से 1 यूनियन 2 to ∞। तो यानी ऑप्शन हमारा सी नंबर सही हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। कई बार हमें ना स्मार्ट मूव दिखाना होता है। हमें पता है कि cos x की जो वैल्यू है, वो हमेशा लाई करती है -1 से 1 के बीच में।
यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब मैं पुट करूँगा 1 की, तो 1/2 - 1 1/3 आंसर आएगा। और अगर मैं -1 पुट करूँगा तो 1/3 आएगा, और 1 पुट करूँगा cos x की वैल्यू तो 1/2 - 1 आएगा। यानी मेरे पास इस वाले रिजल्ट की वैल्यू 1/3 और 1 के बीच में आएगी। तो वो मेरे को ऑप्शन दिख रही है, इसलिए ऐसे हो गया। अगर मेरे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शन होती तो मैं कुछ और सॉल्व करने की कोशिश करता। तो मैंने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू पुट करी, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है फॉफ निकालिए। फॉफ का मतलब होता है एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो हमने अब इसके दो केस बना लेते हैं। अगर एक्स रेशनल नंबर है, तो अगर एक्स रेशनल नंबर है तो एफ एक्स हमारा एक्स है, यानी यहाँ पुट करूँगा तो एफ एक्स एक्स आ जाएगा, और एफ एक्स का वापस आंसर एक्स ही आएगा। बट अगर एक्स मेरे पास इरेशनल नंबर है और मैं यहाँ पुट करूँगा 1 - एक्स, तो मेरे को यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1 - एक्स। तो 1 से 1 कट गया, यानी मेरे पास हमेशा आंसर एक्स आएगा। तो पूछ रहा है फॉफ क्या आएगा, तो कहेंगे एक्स ही आएगा हमेशा। तो ये पहले 7 क्वेश्चन थे, पर ये हिंदी मीडियम हो गया तो मैं इसको तो कवर नहीं कर रहा। 108 क्वेश्चन ये कह रहा है एफ ऑफ -1 निकालिए। -1 मतलब जो एक्स 1 से छोटा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -3 इस पार्ट का। फिर F2 निकालना है, F2 के लिए ये फंक्शन लेना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर F4 निकालना है, x 4 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 8। तो 8 और 4 12, 12 में से 3 गए तो 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गई। प्री इमेज ऑफ 17 पूछिए, यानी प्री इमेज मतलब जब y 17 है, यानी जब ये x स्क्वायर + 1 17 है तो x क्या होगा। तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16, x आ जाएगा +-4, तो हमारे पास ऑप्शन ये आ जाएगी, है ना। तो स्पीड थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इनके एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करती है, राइट। और अगर आपको क्वेश्चन पे अटक जाए तो फटाफट उसको स्किप करिए, वापस घूम के आइएगा, ठीक है ना। यहाँ कह रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा इस इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, तो a + b कौन सी इक्वेशन होगी। अब हमें पता है कि यहाँ पे ना सम ऑफ द रूट्स यानी साइन थीटा + कॉस थीटा क्या होगा, वो होता है -b/a। तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हो जाएगा b/a। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा हमारा c/a। अब मेरे पास इक्वेशन कैसे है, तो मैंने क्या किया, इसका ना स्क्वायर कर दिया। अब इस इक्वेशन का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है c/a, और इक्वल टू हो जाएगा b² a², क्योंकि मैंने स्क्वायर किया। अब a² से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a² + 2ac = b²। अब आप देख लो कौन सी इक्वेशन सही है, a² + b² ये नहीं है, a² - b² + 2ac ये हमारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन को पिक करना होता है, अब हमें थीटा को हटाना था, इसलिए मैंने सम और प्रोडक्ट निकाल के उसका स्क्वायर कर दिया। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब मेरे पास साइन थीटा + कॉस थीटा दिया हुआ है, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो जब साइन थीटा + कॉस थीटा को होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो साइन 2 थीटा होता है इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कट गया, साइन थीटा की 2 थीटा की वैल्यू आ गई 0। डायरेक्ट है क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारे पास हो गया 11वां क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अब हमें पता है कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, रेंज होते हैं, प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से π, बट यहाँ तो 3π/2 आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया कॉस ये बेसिकली 270 डिग्री है, तो इसको मैंने लिख दिया 360 - 90। तो कॉस 360 - 90 कॉस 90 होता है। अब ये उसके रेंज में आ रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा π/2, यानी ये हमारी ऑप्शन सही हो गई। नहीं तो आप इसको 2π - π/2 भी लिख सकते हो, सही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, कॉट और साइन इनवर्स। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको सेम बनाऊंगा। अब साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी एक्स मेरा ये है, हाइपोटेनस 1 है। तो बेस कैसे निकाली हमने, बेस कैसे निकाली, 1² = x² + बेस²। तो बेस स्क्वायर हो गया 1 - x²। अब मुझे कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट अंदर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये बन जाएगा 1 - x² अपॉन x, और बाहर कॉट इन था ही, और ये कॉट इनवर्स है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1 - x² अपॉन x। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पाइथागोरस थ्योरम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है, और डिग्री होता है उसी की पावर, तो इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। टोटल ये 100 क्वेश्चन थे, तो मैं इस वाले में 50 वाले डिस्कस करूँ, फर्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, और अगले वाले में 50, तो 100 हो जाएंगे पूरा। इस तरह से कुछ पेपर में डिस्कस कर लूँगा, कुछ भाई लोग और मेरे फ्रेंड्स वगैरह सिस्टर जो थे बोल रहे थे कि मैथ्स का पेपर जो है टीजीटी का डिस्कस करिए, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं कुछ और ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगा इसके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग हेल्प करें, हो उनकी हेल्प, और वो फटाफट सेलेक्ट होकर आएँ और बच्चों की हेल्प करें। एक्चुअल में गवर्नमेंट में हमें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत भी है।
अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो है ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी ऑफ डी सी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैंने डी एक्स बाय वाई लॉग एक्स से ना डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो बन गया ये एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या निकालना है, वो मैंने हिंदी मीडियम निकाल लिया। हमें यहाँ पे निकालना है, हमें यहाँ निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है, ई की पावर पी एक्स, और पी एक्स होता है वाई का कोफिशिएंट। तो वाई का कोफिशिएंट क्या आया था, 1/x log x। तो बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/x log x का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया ना, 1/x log x को लिख दिया 1/x log x। और एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होता है कि जब भी ऊपर डेरिवेटिव हो नीचे फंक्शन हो, तो इस वाले इंटीग्रल का आंसर आता है log fx। ये बहुत जगह हेल्पफुल होता है, कई बार हमें बिना सब्स्टिट्यूशन के भी करने में आसानी मिलती है। तो यहाँ पे यही मिल रहा है, log x का डेरिवेटिव ऊपर है मेरे पास, यानी मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा e की पावर log ऑफ डिनोमिनेटर log x। ये मेरा इंटीग्रेटिव फैक्टर आना चाहिए, बट ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। बट हमें पता है कि e की पावर log fx होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा log x। तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में आपने 1 मिनट से ज़्यादा आंसर टाइम नहीं देना, बल्कि उससे कम ही करना है। अब देख सकते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं तो 30 सेकेंड में ओवर हो रहा है, तो आप उससे भी जल्दी कर सकते होंगे। एक्स डी वाई सेपरेटिंग द वेरिएबल दिख रही है, एक्स डी वाई इक्वल टू वाई डी एक्स है। सेपरेट जब किया तो वाई इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, इंटीग्रेट कर दिया तो इधर मिल गया मेरे पास log वाई, इधर मिल गया मेरे को log एक्स प्लस log सी, और log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दी, log से log कह सकते हैं हटा दिया, कंपेयर कर दिया, तो y इक्वल टू सी एक्स। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई जिसमें जो है कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका वाला इंटरसेप्ट 0 बना रही है, इसलिए इसका वाला इंटरसेप्ट 0 बना रही है, ओरिजिन से पास करती जा रही है। 0 नहीं बना रही इंटरसेप्ट, मतलब बेसिकली y इक्वल टू mx वाली फॉर्म है, तो इसलिए ओरिजिन से पास करती जा रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैंने कैसे ट्रिक से किया था, मैंने क्या किया, यहाँ पे ना मैंने इस e की पावर माइनस एक्स को हटा दिया, तो मैंने इसको लिख दिया y इंटू ई की पावर एक्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से इसको मैंने ट्राई किया था। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ। आपको याद होगा फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट लग जाएगा, दो कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक बार डेरिवेटिव लिया y ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, फिर ई एक्स एज इट इज़ y का y डैश, इस साइड आ गया आपके पास माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। अब मैंने क्या किया, इसमें y डैश प्लस y ई एक्स कॉमन ले लिया, और इस वाले रिजल्ट को दोबारा डिफरेंशिएट कर देगा, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे इस पर दोबारा डेरिवेटिव लिया y डबल डैश प्लस y डैश ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, मतलब बेसिकली मैंने y डैश प्लस y का डेरिवेटिव लिया ई एक्स एज इट इज, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आ जाएगा, ये एज इट इज, और ई एक्स मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस a कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। तो आप देख रहे हो ये जो टर्म है ये इसी का नेगेटिव आ गई, यानी इसको मैं ले सकता हूँ माइनस वाई ई एक्स कट गया, हमारे पास आंसर आ गया y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर हमारे पास सी ऑप्शन दिख रही है, आपको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इससे जल्दी हो गया ना, अदरवाइज आप करते हो सारी ऑप्शन को चेक करते थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन सही आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी देखते हैं, ये भी फॉर्मेशन ही है, कॉन्स्टेंट को हटाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a है। तो मैं क्या करता हूँ ना, y को इधर ले आता, 2a इधर रख दिया। इससे क्या होगा, जब हम डायरेक्टली लेंगे तो कॉन्स्टेंट डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन टू लगाया तो y का स्क्वायर y एज इट इज, इसका 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज y का y डैश इक्वल टू 0। इसको तो जाके 0 कर दिया, तो हमारे पास आंसर मिल गया 2xy प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। तो मेरे पास आंसर आ गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। तो एक बार देख लेते कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। वैसे आपको पता चली गई होगी ये वाली फॉर्म कौन सी दिख रही है। मेरे पास आंसर आ रहा है 2xy को अपनी साइड रखना है, तो 2xy मेरे पास यहाँ आ रहा 2xy, और इसको उधर ले गए तो 2xy तो इधर आ रहा है। तो एक्स को नेगेटिव था तो जाके प्लस हो गया, वाई को नेगेटिव, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गई, बाकी सब गलत है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 2 सेट है हमारे पास, जिसमें एक सेट के अंदर m एलिमेंट है, दूसरे के अंदर n एलिमेंट है। तो और एक सेट के जो सबसेट हैं 2 की पावर m, वो दूसरे से 56 ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जामिनर एनसीईआरटी का बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, m और n की बात कर रहे हैं। तो
आप पुट करके भी देख सकते थे, बट मैंने सीधा क्या किया इसके अंदर। वैसे मुझे अब अगर अपने एग्जाम्पल एनसीईआरटी की हो तो आपको याद ही होगा आंसर इसका कि 56 में 8 ऐड कर दोगे तो 64 आ जाएगा, इससे भी हो रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आ रही है डायरेक्ट, है ना। 64 इक्वल टू 56 प्लस 8 हो रहा है, तो 8 यानी 2 की पावर 3 हो गया और 64 ये हो गया। बट हमें ऐसे एक्चुअल में कैसे करेंगे, कंपैरिजन मेथड से। तो हमने क्या किया, इसको ना 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 2 की पावर m माइनस n माइनस, इसको लिख दिया हमने 8 इंटू 7 और 7 को लिख दिया 8 माइनस 1। अब जब कंपेयर किया तो 2 की पावर n इक्वल टू 8, n 3 आ गया। इसको इससे कंपेयर किया तो m माइनस n भी 3 हो गया, क्योंकि मैंने 8 को 2 की पावर 3 कर दिया और n मेरे पास 6 आ गया। तो 6 और 3 ये ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी। 20th क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। हाँ, ये कह रहा है हमारे पास कि ना, एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। ये कह रहा है F1 जो है एक सेट ऑफ पैरेललोग्राम है, F2 रेक्टेंगल्स है, F3 रोम्बस है, F4 स्क्वायर्स है और F5 आपका सेट ऑफ ट्रेपीजियम है। तो F1 किसके इक्वल होगा? F1 जो है बेसिकली पैरेललोग्राम जो है किसके इक्वल होगा? आप देख ही सकते हैं कि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होते हैं, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होते हैं, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होते। तो हम यूनियन करेंगे तो यही बन जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर F2 F3 करते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस का इंटरसेक्शन करेंगे तो सारे पैरेललोग्राम कंसीडर नहीं होंगे ना। तो ये ऑप्शन सही होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, आप एक बार खुद भी देख सकते हैं इसको। हाँ, अब चलते हैं 121 पे। ग्राफिकल अप्रोच बहुत ईजी है इसके लिए। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको पता है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह से दो ऑपोजिट कोऑर्डिनेट में बनता है और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन जो होती है इस तरह से जाती है। यानी ये दो ग्राफ अलग अलग आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, यानी कॉमन सॉल्यूशन कुछ आएगा नहीं, इसलिए ए इंटरसेक्शन भी 5 हो जाएगा। तो ग्राफिकल अप्रोच अगर आपको याद हो तो इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप दोनों के y को इक्वेट भी कर देते हैं तो 1/x इक्वल टू माइनस 1/x², तो 1 इक्वल टू माइनस x² आ गया, यानी x² माइनस 1 हो गया। तो कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आएगी। 122 क्वेश्चन, 840 पर्सन है हमारे पास, और इसको वेन डायग्राम से कर लेते हैं ना। 450 हमारे पास हिंदी है, ये इंग्लिश है। हमेशा कॉमन वाला पार्ट पहले करते हैं। 200 आ गया, हिंदी में 250 आ जाएगा क्योंकि 450 करना है। इंग्लिश में 300 है तो 200 हम लिख चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया 450 550। तो 840 में से 550 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो बाहर आएंगे, नहीं कुछ नहीं पड़ते। तो 14 में से 5 गए 9 या 7 में से 5 गए तो 290 हमारे पास ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये तो थियोरटिकल बेस्ड है। कह रहा है कि m/n, हमारे पास ना ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आते हैं? mn, और उसके सबसेट कितने बनते हैं? 2 की पावर mn, यानी उतने रिलेशन बनेंगे, यानी हमारे सबसेट बनेंगे 2 की पावर mn। बट वो कह रहा है नॉन एम्प्टी बताओ, तो उन सबसेट के अंदर एक नल सेट होता है, उसको माइनस कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे इसको अगर मैं p मान लूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर को, तो p² माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। मेरे फैक्टर बन गए p माइनस 3 p माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है मेरे पास 2 हो गया। वो कब होता है? जब x लाई करता है 2 से लेकर 3 के बीच में। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 भी हो जाएगा यहाँ से दूसरी वैल्यू से। वो कब होता है? जब x लाई करता है 3 से लेकर 4 के बीच में। तो जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 से लेकर 4 तक के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं 125 क्वेश्चन पे, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। 125 क्वेश्चन, x की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस के। फैक्टर थ्योरम से करते थे, तो x की वैल्यू k इसमें पुट करेंगे तो k की पावर n माइनस 1 0 होना चाहिए, यानी k की पावर n 1 कब होगा? तो लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं कि कब हो सकता है k की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू। तो n के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है, तो हम कहेंगे k की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं 126 क्वेश्चन की। यहाँ कह रहा है कि f(x) एक लीनियर फंक्शन है, यानी y की वैल्यू -5 अगर x की जगह -1 पुट करते हैं। तो जैसे ही हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -a प्लस b इक्वल टू -5 a की इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a प्लस b, हमारा आंसर -1 आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो 2b हमारे पास आ जाएगा -6, b आ जाएगा -3,
एक चेक करने की, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बी ऑप्शन में एक ही दे रखा है -3। अगर पुट भी करना हो तो हम किसी भी इक्वेशन पुट करके एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, ये हमें पता है कि ना NC 0 से लेके NC n तक का सम 2 की पावर n होता है, यानी 10C 0 से लेके 10C 10 तक का सम हुआ 2 की पावर 10, बट उसमें 10C 0 भी होना चाहिए जो नहीं है यहाँ पे, और 10C 10 भी होना चाहिए, नहीं, यानी 2 वैल्यू नहीं है, तो इसमें से हम वो 2 वैल्यू का वैल्यू माइनस कर देते हैं। 10C 0 की वैल्यू 1 आती है, 10C 10 की वैल्यू 1 आती है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 -2। अगला क्वेश्चन PNC पे बेस्ड था। ये कह रहा है कि एक रूम में हमारे पास कितने मेंबर है हमें नहीं पता, मान लेते हैं n मेंबर है और हर एक कोई हैंडशेक कर रहा है, तो टोटल नंबर हैंडशेक कितने होंगे NC2, और वो कह रहा है वो 66 के इक्वल है, तो NC2 का मतलब हो गया n-1/2, तो 66 के ना मैंने फैक्टर बना दिए 11 × 12, मतलब 11 × 6 था और /2 उधर चला गया, और फिर मैंने इसको ना कॉन्जिक्यूटिव, एक तो तरीका क्वाड्रेटिक बना के, दूसरा हो सकता है कि n-1 से एक बड़ा है, तो ऐसे ही 12 11 से एक बड़ा है, कंपेयर किया तो n की वैल्यू आ गई 12, कंपैरिजन मेथड से सॉल्व कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, चलते हैं 129 क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर हमें बनाने विच हैव ऑल द डिफरेंट डिजिट, मतलब सारे डिजिट अलग होनी चाहिए। अब हमें पता है फर्स्ट डिजिट जो होती है उस पर 0 नहीं आ सकता, कोई भी नंबर आ सकता है। उसके बाद अगली डिजिट पे हमारे पास वो नंबर छोड़ के 0 अवेलेबल है, यानी अगले के लिए 9, फिर 8, इस तरह से हम करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर टिल 2 तक, यानी ये 9 फैक्टोरियल है, तो 9 × 9 फैक्टोरियल हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है NCR, और NCR -1 जो होता है इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है n+1 CR होता है, तो n+1 CR कोई ऑप्शन है, यस ये ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद चलते हैं 132 क्वेश्चन पे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमें पता है कि ना x + a की पावर n में n+1 नंबर टर्म्स होती हैं, तो यानी यहाँ पे 52 टर्म्स होंगी। उन 52 टर्म्स को जो हम लिखेंगे और जब x - a कर देंगे तो यहाँ पे यहाँ पे भी 52 टर्म्स आएंगे, बट यहाँ पे सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म वो नेगेटिव होगी, और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म सारी पॉजिटिव होगी। तो जब माइनस से माइनस करेंगे तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म डबल हो जाएगी, यानी 26 टर्म होंगी टोटल, क्योंकि वो डबल हो चुकी होगी तो इसलिए 2 आगे आ जाएगा। तो हम 52 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल नंबर टर्म 26 ही आएंगी। यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे ना एक सीरीज़ है हमारे पास 3, 7, 11, तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब अगली टर्म आएगी 15, फिर आएगी 19, फिर आएगी 23, फिर आएगी 27, ऐसे चलती रहेगी, है ना। और यहाँ पे अगली ये सीरीज़ है जिसमें डिफरेंस 5 का आ रहा है, तो 6, फिर 11, फिर उसके बाद 5 करेंगे 16, फिर 5 करेंगे तो आ जाएगा 21, फिर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 27, 5 ऐड कर रहे हैं तो 26, फिर आ जाएगा 31। तो कॉमन टर्म क्या देख रहे हैं, 11 आ रही है, उसके बाद 31 आ रही है, इस तरह से, यानी हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो होगी 11, 31 एंड सो ऑन, यानी डिफरेंस जो है हमारे पास 20 का आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें बेसिकली पूछ रहा है इस AP की 10th टर्म बताओ, तो AP की 10th टर्म कैसे निकालते हैं, A + 9D, A हमारा 11 है, D हमारा 20 है, और 10 टर्म पूछी है तो 211 हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी। तो हमने पहले 2 AP थे उनकी कॉमन टर्म देखने की कोशिश करी। 133 क्वेश्चन डायरेक्ट है, प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। क्या प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर डिटरमिनेंट किसी का भी मैग्नीट्यूड A से बड़ा होता है तो या तो x A से ग्रेटर होता है या x A - A से छोटा होता है। तो यहाँ पे x + 3 या तो 10 से बड़ा होगा, यानी x 7 से ग्रेटर हो जाएगा, या फिर x + 3 -10 से छोटा होगा, यानी x - 13 से छोटा होगा, यानी -∞ से -13 और 7 से ∞। ऑप्शन नंबर C हमारी सही हो गई। यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है कि x² - x - 6 0 से बड़ा है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। x² - 3x + 2x - 6, x - 3, x + 2 हमारा 0 से ग्रेटर है। वेवी का मेथड लगाते हैं, एक आ रहा है -2, एक आ रहा है 3, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारा इस पार्ट का आंसर आ रहा है या तो ये होगा या ये होगा। और दूसरा कह रहा है x 3 से ग्रेटर होगा, तो दूसरा कह रहा है x > 3 होगा, यानी दूसरे के लिए आंसर यही होगा। तो हम देख रहे हैं b की सारी वैल्यू a के अंदर आएंगी, तो हम कह सकते हैं b a का सबसेट है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे।
यहाँ कह रहा है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम x प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं z को, और जब z स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, और ना मॉड z का होता है इसका मॉडुलस होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वो कह रहा है ये रिलेशन 0 के इक्वल है, यानी हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा इक्वल टू 0 है, और 0 मतलब 0 प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब है कि जब रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो x तो 0 आ गया हमारे पास, और इमेजरी पार्ट 2x वाई को 0 पुट करेंगे तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। अब x तो कन्फर्म 0 है, तो इसका मतलब y कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमारा जो z होगा वो ऐसा होगा x प्लस आयोटा वाई की जगह 0 प्लस आयोटा वाई, यानी x तो कन्फर्म 0 रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, यानी एनी रियल नंबर। यानी z हमारा प्योरली क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। तो इससे तो हमारे बहुत सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे, तो हम कहेंगे ये ऐसा हमारे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर है। अगला, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू सी आता है, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं इमेजरी को इमेजरी से, तो a इक्वल टू सी आ गया। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि a इक्वल टू सी है, ये तो नहीं बोला कि 0 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। हाँ ये ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर आएगा, वो बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी डी हमारी करेक्ट हो गई। अगला देखते हैं, ये कह रहा है ये क्वेश्चन क्या आएगी। z को फिर से हमने सॉल्व किया था, क्या आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद आया था हमारे पास प्लस 2x वाई आयोटा माइनस 1। अब इसका मॉड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x वाई का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहे z कहाँ आएगा, z की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x4 y4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये -2 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे तो हमारे को क्लियर नहीं हो रहा कि क्या बनने की क्वेश्चन। z लाई कर रहा है हमारे पास, ये तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, एक बार देखते जरा कुछ गड़बड़ है। ओके ये वाली अप्रोच तो वर्क नहीं करी इसको वैसे, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन की तरह करता हूँ। पिछले क्वेश्चन में जो मेरा आंसर आया था उसी में मैंने इसको वैसे आई थिंक मैंने अपने टाइम पे क्वेश्चन छोड़ दिया था। वैसे इसको हम कर सकते हैं कि z को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ही मान लूँ जो पिछला वाला है, क्योंकि उसी से आया था बिल्कुल ये, तो अगर मैं कोई भी ऐसे इमेजिनरी नंबर मान लूँ, यानी ये ऑप्शन देखिए इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, मेरा ये पार्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं, तो z स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी वही आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और मॉड है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इमेजिनरी एक्सिस आ रहा है। बट इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करके देखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करो, इसी क्वेश्चन का ना स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी लगा देंगे कि z स्क्वायर जो होता है मॉड z स्क्वायर वो होता है z इंटू जेड बार, यानी हम अगर मैं इसको राइट साइड पे लिखूं तो ये बन जाएगा आपके पास z स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड बार का स्क्वायर माइनस 1, और इधर बन जाएगा z इंटू जेड बार प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा, और जिसको सॉल्व करने पे हमारा इमेजिनरी एक्सिस आएगा। बट मैंने इसको एग्जाम्पल लेके माना था कि मैं कोई 2 आयोटा मान लेता हूँ z, तो 2 आयोटा मान लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास z हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर यानी -4, तो -4 -1 करेंगे तो -4 -1 का मॉड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी वही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे वो अपने भी वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1। छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को अभी, तो ये तो डायरेक्ट हमने एग्जाम्पल लेके कर लिया। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। आयोटा की पर 4 है ना, आपको याद रखना 1 होता है, तो यानी ये बन गया आयोटा माइनस आयोटा की पर -1 मतलब 1 बाय आयोटा। अब ना मैंने इस -1 को मतलब माइनस को ऊपर ले गया और -1 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आयोटा से आयोटा काट दिया तो मेरे पास आ गया 2 आयोटा बाय 2, तो आयोटा इज़ द राइट आंसर। तो कई बार हम ऐसे स्मार्ट मूव भी कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि ये ओमेगा हमेशा आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन से आता है, और इसका जो हमने निकाला था इसका आंसर आता है -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो यानी ये ऑप्शन ठीक हो जाएगी डी। 140 क्वेश्चन,
यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि ना z+1 को हम लिख सकते हैं z+4 -3, और हमें बताया कि दो मॉड का जो सम होता है वो हमेशा उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से लेस होता है। इसकी वैल्यू हमें दी है 3 और ये हो गया 3, यानी हमेशा 6 से लेस होगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 6 आएगी। ये आंसर आ गया। तो इस तरह कर सकते हो। नहीं तो एक और तरीका है कि ना z+4 जब करेंगे तो ये एक सर्कल की क्वेश्चन है जिसका सेंटर हमारा -4,0 है, यानी एक सर्कल बन गया -4,0 और ये होती है सेट की रेडियस। तो रेडियस हमारे पास बन गई 3, यानी -4,0 यहाँ पे है, रेडियस बन गई, ये बन गया हमारे पास -7,0 और ये पॉइंट आ गया हमारे पास -1,0। ये हमारा एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस 3 है। और वो कह रहा है z+1 का मॉड क्या होगा, यानी ये जो z-1+0 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस सर्कल के ऊपर। तो कहेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो सकती है अलॉन्ग द डायमीटर, और वो कितनी है 3 इधर 3 इधर, यानी 6 वैल्यू हो सकती है। इस तरह कर सकते थे। तो देखिए कितनी जल्दी हमने 40 क्वेश्चन डायरेक्टली कर दिए। तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ हमें समझने और एकदम रिएक्ट करना है, राइट। बट ये भी नहीं कि गलत तरीके से करना है, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए आपके। x=0 डायरेक्ट पता है हमें, x=0 कहाँ होता है, YZ पिन पे x=0 होता है, तो YZ पिन हमारी इक्वेशन हो जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है XY प्लेन से। XY प्लेन से जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पे किसी पॉइंट पे होता है Z कोऑर्डिनेट का मॉड। तो Z कोऑर्डिनेट हमारा 8 है, तो 8 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो डायरेक्शन कोसाइन कौन से होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, डायरेक्ट और क्वेश्चन था, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। XY प्लेन पे रिफ्लेक्शन कैसे आती है, तो XY प्लेन पे जब हम जाते हैं तो X और Y सेम रहते हैं, Z कोऑर्डिनेट अपना चेंज करते हैं साइन, यानी अल्फा रहेगा बीटा रहेगा, सिर्फ Z कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा माइनस गामा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही YZ प्लेन पे जाएंगे तो YZ सेम रहेंगे, X कोऑर्डिनेट अपनी नेचर चेंज कर लेता है। 145 क्वेश्चन, आई जे क्रॉस के क्या होता है हमारा, ये हमें पता है कि आई जे के ना साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, आई जे के। तो आई जे क्रॉस के क्या होगा, आई, तो आई डॉट आई 1 हो गया, आई क्रॉस जे हमारा, आई क्रॉस के हमारा माइनस जे होगा तो ये -1 हो गया, और आई क्रॉस जे हमारा के होगा तो ये 1 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट कॉस प्रोडक्ट कब इक्वल होते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा कब बराबर होते हैं 45 डिग्री पे। डायरेक्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है हमारे पास कि यहाँ पे एक पॉइंट है 4,1, इसको मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, x 1 2 3 4 1। यहाँ पे एक पॉइंट है y=x, एक लाइन है हमारी, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पे पहले रिफ्लेक्शन हुई, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या आएगी इस पॉइंट पे, तो रिफ्लेक्शन होएगी हमारे पास y यहाँ पे 4,1 है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अब इसको स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं कि y=x है, इसकी स्ट्रेट लाइन जो होगी बेसिकली जो इस पर परपेंडिकुलर होगी वो होगी हमारे पास y=-x, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, और क्योंकि ये 4,1 से पास कर रही है तो वो ये बन जाएगी आपके पास 1 = -4 + k, तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, तो ये 5 इसकी क्वेश्चन हो गई। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा आपके पास x =-x + 5, ये हो गया आपके पास 2x = 5, x हो गया 5/2, 2.5 5/2, और यहाँ पुट कर देंगे 5/2, तो ये भी 5/2 ये आ जाएगा। इसके ऊपर एक पॉइंट ले जाते हैं, इसके ऊपर जो पॉइंट होगा वो होगा a, b, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, तो a + 4 = 5, तो a आ जाएगा हमारे पास 1, और b + 1 = 5, तो b आ जाएगा 4, यानी 1,4। डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते थे, इसकी रिफ्लेक्शन होगी 1,4, ठीक है। अब वो कह रहा है, मैं ये सब हटा देता हूँ, 1,4 इसकी रिफ्लेक्शन है। अब वो कह रहा है ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस, यानी 1,4 जो था हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आ गई आफ्टर दिस स्टेप। ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपका मूव कर रही है ट्रांसलेट। फाइनल कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो एक्स एक्सिस पे चेंज आएगा, तो एक्स एक्सिस में कितना चेंज आएगा 3 का, मतलब 1 + 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,4। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से भी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है,
क्योंकि ना मेरे को दिखा कि जब मैं यहाँ पे अगर आप इसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिस्टेंस कैसे निकल रहे हैं कि ना मैं देख रहा हूँ कि 0 0 से जो डिस्टेंस है इन सबकी सेम आ रही है। जैसे 0 0 से डिस्टेंस निकालने की कोशिश की जब मैंने, तो ये आ जाएगा 0 + 0 10 डिवाइड बाय रूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 10/5 2 आ रही है। यहाँ पे 26 डिवाइडेड, क्योंकि 0 0 पुट करते हैं तो आपको पता होगा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ओरिजिन से, 26/5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 26/13 2 आ रही है डिस्टेंस। और 0 0 पुट करने पे यहाँ पे आ रहा है 50/25, ठीक है ना, तो 2 आ रहा है हमारे पास। तो ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से सब सेम है, तो मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करा था तो डायरेक्टली पता चल गया था। आप भी कर सकते हैं, नहीं तो हर पॉइंट को पुट करके देखिएगा डिस्टेंस अलग अलग आ रही होगी। एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है जिसका सेंटर 1,2 है, पास कर रहा है 4,6 से, तो इसके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो वह आ जाएगा आर रूट में 4 - 1 3 का स्क्वायर और 6 - 2 4 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस रेडियस आ गई हमारे पास 5। तो एरिया कितना होता है हमारा πr², तो 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ कॉन्टीन्यूस होता है। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं होते, तो यानी 4 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, -2 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, 1 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, यानी 1.5 पे ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये पहले 50 क्वेश्चन थे, देखिए विद इन हमने 40 मिनट्स में डिस्कस करके भी कर लिया। आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं, तो थोड़ा टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा सकें। ठीक है, थैंक यू।